सोचिए, एक ऐसा लड़का जो बचपन में बहुत कमजोर था, जिसे अक्सर दूसरे बच्चे तंग करते थे, जो हर रोज स्कूल से रोते हुए घर लौटता था। अक्सर हाथ में बस्ता कम और आंखों में आंसू ज्यादा होते थे। रोज कोई ना कोई उसे पीट देता था, कोई धक्का मारता, कोई जमीन पर गिरा देता और वो चुपचाप सब सहकर घर लौट आता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद उस लड़के पर ना तो किसी ने हाथ उठाया, ना कोई उसे छू सका। यहाँ तक कि उसकी तरफ उंगली उठाने से पहले भी लोग 2 बार सोचने लगे और उसी दिन से उस लड़के की जिंदगी का रास्ता बदल गया और वक्त के साथ वही कमजोर सा लड़का बना इतिहास का सबसे खतरनाक फाइटर, जिसने ना सिर्फ अपनी लड़ाई जीती बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जीत कैसे छीन कर लाई जाती है और हार किसे कहते हैं। उस लड़के का नाम था ब्रूस ली। हाँ, वही ब्रूस ली जिसे आज दुनिया मार्शल आर्ट्स का बाप मानती है, जो इंसान नहीं बल्कि एक तूफान था। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के चाइना टाउन में हुआ था। उस दिन साल की आखिरी बड़ी लड़ाई यानी ड्रैगन और चूहा राशियों के मिलन का दिन था, इसलिए उसे नाम दिया गया लिटिल ड्रैगन यानी छोटा ड्रैगन। उसका असली नाम था ली जून फैन। उसके पिता ली हुई चुएन एक मशहूर कैंटोनीज ओपेरा सिंगर और एक्टर थे, जबकि मां ग्रेस हो यूरोपियन और चीनी खून का मिश्रण थी। ब्रूस जब महज 3 महीने का था तब उसका परिवार हांगकांग लौट आया। वहीं उसकी परवरिश हुई और वहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। बचपन से ही ब्रूस में एक अलग सा जोश था। वो कभी शांत नहीं बैठता था, हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता था। स्कूल में पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन एक्टिंग और डांसिंग में वो कमाल था और शायद इसी वजह से महज 9 साल की उम्र में उसने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। जब ब्रूस 13 साल का हुआ तब उसकी जिंदगी में आया वो इंसान जिसने उसे बदल कर रख दिया। उसका नाम था यिप मैन, जो विंग चुन स्टाइल के मास्टर थे। हांगकांग में रहने वाला ये सीधा साधा लड़का जो पहले खुद को ठीक से नहीं पहचानता था, उसकी किस्मत तब पलटी जब उसकी मुलाकात यिप मैन से हुई। यिप मैन ना सिर्फ एक टीचर थे बल्कि एक ऐसे गाइड थे जो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ फाइट करना ही नहीं बल्कि फाइटिंग का डिसिप्लिन और फिलॉसफी भी सिखाते थे। शुरुआत में ब्रूस को इस ट्रेनिंग में काफी परेशानियां आईं, क्योंकि विंग चुन एक बेहद सटीक और बैलेंस वाला आर्ट फॉर्म था जिसमें शरीर के हर हिस्से की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए होती थी। ब्रूस का मन तो करता था कि हार मान ले, लेकिन अंदर कहीं एक आग थी जो उसे बार बार उठने को मजबूर करती थी। उसने यिप मैन की हर बात को गंभीरता से लिया और खुद को पूरी तरह विंग चुन में झोंक दिया। दिन में स्कूल की पढ़ाई और रात को घंटों तक प्रैक्टिस। वो खुद अपने शरीर को लाचार कर देता, लेकिन अगली सुबह फिर से तैयार रहता और उसकी यही मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में वो बाकी स्टूडेंट से आगे निकल गया। यिप मैन भी उसकी लगन और जोश से प्रभावित हुए, लेकिन ब्रूस ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उसने विंग चुन के अलावा बॉक्सिंग, कुंग-फू, स्ट्रीट फाइटिंग और अलग अलग स्टाइल्स भी सीखने शुरू कर दिए। उसके अंदर एक भूख थी, परफेक्शन की एक जुनून था, खुद को हर मोड़ पर बेहतर करने का, और यही जुनून उसे फाइटिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम बना रहा था जिससे अब कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। जो बच्चा कभी स्कूल से पिट कर घर आता था, अब हर फाइट में जीत कर आता था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सामने वाला सोच भी नहीं पाता और वो वार कर देता। उसकी ताकत और एनर्जी देखकर लोग हैरान रह जाते थे और अब कोई भी उसे हल्के में नहीं लेता था। लेकिन ब्रूस सिर्फ फाइटिंग तक ही सीमित नहीं था। उसका एक और चेहरा भी था जो उतना ही दमदार था, डांसिंग में, खासकर चा-चा डांस में। तो वो किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं था। उसने ना सिर्फ इसे सीखा बल्कि मास्टरी हासिल की और कई बार चा-चा डांसिंग चैंपियनशिप भी जीती। उसने अपने अंदर की हर कला को निखारा। एक्टिंग का शौक उसे बचपन से था और यही वजह थी कि 18 साल की उम्र तक वो करीब 20 फिल्मों में काम कर चुका था। लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया हुआ। यूं कि एक दिन स्कूल में कुछ लड़कों से उसकी जमकर लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मामला स्कूल प्रशासन तक जा पहुंचा और वहां से घर तक बात पहुंची।
उसके माँ बाप को ये डर सताने लगा कि कहीं उनका बेटा गलत संगत में ना पड़ जाए या फिर किसी ऐसे रास्ते पर ना निकल जाए जहां से लौटना मुश्किल हो। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि ब्रूस को अमेरिका भेजा जाएगा ताकि वहां जाकर वो कुछ नया सीखे, अपने टैलेंट को सही दिशा दे और एक नई शुरुआत कर सके। 1959 में ब्रूस ली को अमेरिका भेजा गया। वो अमेरिका में अकेला था, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, जिस वजह से वो सेटल शहर में जाकर वहां एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगा। शुरुआत में ब्रूस के लिए ये सब आसान नहीं था। एक नया देश, नया माहौल, नई भाषा और आसपास कोई अपना भी नहीं था। लेकिन ब्रूस ने कभी हार मानने की नहीं सोची। उसने खुद को काम में झोंक दिया ताकि वो कुछ बड़ा कर सके। इसी दौरान उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया, जहां उसने फिलॉसफी की पढ़ाई शुरू की और यही पढ़ाई उसके सोचने का तरीका बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि मार्शल आर्ट सिर्फ किसी को हराने या खुद को ताकतवर दिखाने का तरीका नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी को समझने और जीने का एक रास्ता है। ब्रूस अक्सर कहा करता था कि मार्शल आर्ट मेरे लिए आत्मा की शुद्धि है ना कि सिर्फ एक फाइटिंग स्किल। अमेरिका में रहते हुए ब्रूस ने लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया। वो किसी भी फॉर्म को कॉपी नहीं करता था, बल्कि खुद की एक अलग तकनीक बनाता था। उसके हर मूवमेंट में एक फ्लो था, एक एनर्जी थी, और यही वजह थी कि उसकी क्लासेस में लोगों की भीड़ लगने लगी। पहले सेटल में, फिर ऑकलैंड और फिर लॉस एंजलिस में उसने अपने स्कूल खोले और धीरे धीरे ब्रूस अमेरिका में रहकर चीनी मार्शल आर्ट्स का एक नया चेहरा बन गया था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात हुई लिंडा ली कैडवेल से, एक सीधी सादी लेकिन समझदार लड़की जिसने ब्रूस की बातें सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि उन्हें समझा भी। दोनों के बीच जल्द ही प्यार हो गया और 1964 में दोनों ने शादी कर ली। लिंडा ही वो इंसान थी जिसने हर मुश्किल वक्त में ब्रूस का साथ दिया और उसके सपनों में विश्वास रखा। इसी दौर में ब्रूस ने अपने फाइटिंग स्टाइल पर और भी गहराई से काम करना शुरू कर दिया। उसने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसे उसने नाम दिया ज्यू कुंडो, यानी वे ऑर्म विद द इंटरसेप्टिंग फिस्ट। इस स्टाइल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें किसी एक फॉर्म से बंधे रहने की जरूरत नहीं थी। ब्रूस का मानना था कि हर फाइटर को अपने हिसाब से मूवमेंट्स चुनने चाहिए, क्योंकि लड़ाई में वही जीतता है जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल सके। उसका कहना था कि सबसे अहम होता है स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और माइंड की क्लैरिटी। 1966 में ब्रूस को पहली बार एक बड़ा ब्रेक मिला जब उसे टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में कातो का रोल ऑफर हुआ। इस रोल में उसने जो फाइटिंग दिखाई वो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कैमरे भी उसे पकड़ नहीं पाते थे, और यही वजह थी कि ब्रूस अमेरिका में एक जाना माना नाम बन गया। लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी उसे दर्शकों के बीच मिली, उतनी रिस्पेक्ट उसे हॉलीवुड में नहीं दी गई। वहां अभी भी एशियाई एक्टर्स को छोटे या साइड रोल ही मिलते थे और ब्रूस को ये बात अंदर से चुभती थी। उसने कई बार कहा कि मैं सिर्फ साइड किक बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो वापस हांगकांग लौटेगा और वहां खुद अपनी पहचान बनाएगा। जब ब्रूस हांगकांग लौटा तो वहां के लोग पहले से ही उसे पहचानते थे, क्योंकि दी ग्रीन हॉर्नेट वहां सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उसकी फिल्म द बिग बॉस 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और ब्रूस को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उसकी अगली फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी आई, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। फिर आई द वे ऑफ ड्रैगन, जिसमें उसने न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि खुद फिल्म को डायरेक्ट भी किया, और इसमें ब्रूस की फाइटिंग स्किल्स को देखकर लोग दीवाने हो गए। अब ब्रूस सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बन चुका था। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई उसकी तरह बनना चाहता था। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका स्टाइल, हर चीज लोगों को दीवानी बना रही थी। ब्रूस अब और भी सीरियस हो गया था। वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो सिर्फ फाइटिंग ना हो बल्कि उसमें एक फिलॉसफी हो, एक डीप मैसेज हो, और इसी सोच के साथ उसने शुरू की गेम ऑफ डेथ। Welcome. You honor our island. I have a funny feeling we're being fat enough to be killed. लेकिन इस फिल्म की शूटिंग अधूरी रह गई, क्योंकि इसी बीच एक ऐसा मौका आया जिसने ब्रूस को हमेशा के लिए इतिहास में अमर बना दिया।
ये मौका था फिल्म एंटर ड्रैगन का, जिसे हॉलीवुड और हांगकांग की जॉइंट प्रोडक्शन के तौर पर बनाया जा रहा था। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक सपना था, एक ब्रिज था जो एशिया और वेस्ट के बीच बनने वाला था, और उस ब्रिज के आर्किटेक्ट थे ब्रूस ली। ये फिल्म ना सिर्फ उसकी सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही थी, बल्कि ये वो मौका था जब पूरी दुनिया चीनी मार्शल आर्ट्स को पहली बार एक ग्लोबल स्टेज पर देखने वाली थी। ब्रूस इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड था। उसने स्क्रिप्ट से लेकर फाइट सीन्स, कैमरा एंगल, कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइन, हर चीज में खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। वो नहीं चाहता था कि इसमें कुछ भी अधूरा रह जाए, क्योंकि उसके लिए ये फिल्म सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा थी। फिल्म में उसकी फाइटिंग स्टाइल इतनी नेचुरल और तेज थी कि देखने वाले को लगता था मानो वो कोई कोरियोग्राफ किया हुआ सीन नहीं, बल्कि असली जंग देख रहे हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसकी आंखों में जो आग थी, वो पर्दे के पार निकलकर लोगों के दिल में उतर जाती थी। ब्रूस ने एंटर द ड्रैगन को सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं रहने दिया, बल्कि इसमें अपनी फिलॉसफी, अपनी सोच और अपनी आत्मा को डाल दिया। और जब ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई तो थिएटर्स में तालियों की आवाज गूंज उठी। लोग सीटों पर खड़े होकर चीख रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। किसी एशियाई एक्टर के लिए एंटर द ड्रैगन की कामयाबी ने ब्रूस ली को दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन सुपरस्टार बना दिया था। अब वो सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक आइकॉन था, एक लिविंग लेजेंड जो मार्शल आर्ट्स को स्क्रीन पर लाकर उसे कला की ऊंचाई तक ले गया था। लोग अब उसे एक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक मिसाल की तरह देखने लगे थे। लेकिन अफसोस कि ये कामयाबी ज्यादा दिन तक उसके पास नहीं रह सकी, क्योंकि उसी साल यानी 1973 में 20 जुलाई को एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया को हिला दिया। ब्रूस ली की अचानक मौत हो गई थी, और जैसे ही ये खबर फैली, पूरी दुनिया सदमे में चली गई। किसी को समझ नहीं आया कि जो इंसान कल तक स्क्रीन पर उछलता, कूदता, लड़ता, दौड़ता नजर आ रहा था, वो अचानक यूं कैसे चला गया। उन दिनों जब डॉक्टर्स ने ब्रूस ली के मौत का कारण दुनिया को बताया था, तो हर कोई हैरान हो गया। दावा किया गया कि दर्द की दवा खाने की वजह से ब्रूस ली के दिमाग में सूजन आ गई थी, जिस वजह से उनका मौत हुआ। वहीं अब वर्षों बाद साइंटिस्ट की एक स्टडी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि उनका निधन किसी दवा की वजह से नहीं, बल्कि ज्यादा पानी पीने की वजह से हुआ है, जिसे हाइपोनाट्रेमिया कहा जाता। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें खून में सोडियम की मात्रा काफी कम हो जाती है, और ऐसा तब होता है जब शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और पानी में सोडियम लगातार घुलता जाता है। इसी वजह से दिमाग के सेल्स में सूजन आ जाती है। इसके आगे रिसर्च में बताया गया कि ब्रूस ली ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजों का सेवन करते थे, जिस वजह से उनको हाइपोनाट्रेमिया होने का खतरा था। इस स्थिति में इंसान को ज्यादा से ज्यादा प्यास लगती है। दावा यह भी किया गया कि हो सकता है कि वह लिक्विड चीजों को गांजे और अल्कोहल जैसे ड्रग्स में मिलाकर पीते हो, जिस वजह से किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती और फिर फिल्टर करने की कैपेसिटी पर असर पड़ता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब ब्रूस ली का मौत हुआ था, तब उनकी किडनियां खराब थीं, और इसी वजह से जो वह पानी पी रहे थे वो फिल्टर नहीं हो रहा था। ऐसे में उनके शरीर में पानी भर गया। इस स्थिति में उनके शरीर में पानी का अमाउंट ज्यादा हो गई थी और उनका मौत हो गया। बता दें कि ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली कैडवेल ने एक बार उनकी लिक्विड डाइट की जानकारी दी थी। इसके साथ ही ब्रूस की मौत के पीछे आज तक कई थ्योरीज हैं। किसी का कहना है कि उसे एलर्जी की वजह से ब्रेन एडिमा हुआ और उसकी जान चली गई। कुछ कहते हैं कि वो एक ड्रग रिएक्शन का शिकार हुआ, तो कुछ इसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया की साजिश बताते हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ब्रूस ली की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया। जो इंसान कल तक हवा से बातें करता था, जो स्क्रीन पर दुश्मनों को पल भर में धूल चटा देता था, जो अपनी स्पीड से सामने वाले को सोचने तक का मौका नहीं देता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हांगकांग से लेकर हॉलीवुड तक एक ही सवाल हर जुबान पर था कि ब्रूस ली की मौत का सच क्या है। क्या वाकई ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई थी। कई लोगों ने कहा कि ब्रूस ली की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कुछ ने दावा किया कि वो एक रहस्यमयी मार्शल आर्ट ग्रुप के रडार पर था, जो नहीं चाहता था कि ब्रूस अपनी तकनीकें दुनिया के सामने लाए। कहा गया कि उसे कई बार चेतावनी दी गई थी कि वो अपनी कला सिर्फ चीनियों को सिखाए, लेकिन ब्रूस इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अमेरिका में हर जाति, हर रंग के लोगों को मार्शल आर्ट सिखाता रहा।
और शायद यही बात किसी को नागवार गुजरी। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ब्रूस को एक ऐसा पंच मारा गया था जिसे डिमोनिक टच कहा जाता है, एक ऐसी रहस्यमयी वार तकनीक जो तुरंत असर नहीं दिखाती बल्कि शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है और जब तक इंसान को समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक ब्लैक मैजिक का हिस्सा था कि ब्रूस किसी ऐसे गैंग या शक्ति के निशाने पर था जो उसकी बढ़ती लोकप्रियता से डर गए थे, क्योंकि ब्रूस अब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक आइडिया बन चुका था और आइडिया को मारना आसान नहीं होता। आपको बता दे कि जब दुनिया उसे सुपरस्टार कहने लगी थी तब भी वो हर दिन सुबह उठकर ट्रेनिंग करता था, पसीना बहाता था और अपने शरीर को और मजबूत बनाता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक दिन भी रुक गया तो वो खुद को हारता हुआ पाएगा। वो कहता था कि अगर तुम कल से बेहतर नहीं हो तो इसका मतलब तुम हार रहे हो, इसीलिए वो कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं आने देता था। ब्रूस ली की लेगेसी सिर्फ मार्शल आर्ट्स तक सीमित नहीं है। आज मोटिवेशनल स्पीकर्स उसकी बातें कोट करते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग में उसकी सोच सिखाई जाती है और स्पोर्ट्स साइंस में उसके वर्कआउट का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ब्रूस ली एक बायोलॉजिकल चमत्कार था। उसने अपनी बॉडी को इतना फुर्तीला और परफेक्ट बनाया कि डॉक्टर और साइंटिस्ट भी उसकी स्ट्रेंथ को देखकर चौंक जाते थे। उसने दुनिया को सिखाया कि सिर्फ मसल से नहीं माइंड से भी जीता जाता है। उसने अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदला। उसने रेसिज्म को मात दी, हॉलीवुड की बंद दरवाजों को तोड़ा, एशियन एक्टर्स के लिए राह बनाई और सबसे बढ़कर उसने एक उम्मीद दी कि अगर एक छोटा सा लड़का जो हर दिन मार खाकर घर लौटता था, वो अगर दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर बन सकता है तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। उसके बेटे ब्रैंडन ली ने भी अपने पिता के रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था, क्योंकि ब्रैंडन की मौत भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई और वो भी बहुत रहस्यमय तरीके से। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ली परिवार पर कोई श्राप है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ब्रैंडन ने अपने पिता की तरह हार नहीं मानी थी। वो भी अपने काम को लेकर उतना ही जुनूनी था। आज ब्रूस ली के नाम पर कई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स हैं जहां उसकी विधियों को पढ़ाया जाता है। उसकी फिल्में आज भी यूथ को एनर्जी देती हैं, उसकी किताबें आज भी बेची जाती हैं और उसके वीडियो यूट्यूब पर करोड़ों बार देखे जाते हैं। उसकी वॉर क्राई, उसकी स्टाइल, उसकी चाल और उसकी हर एक फिल्म सीन आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली की कहानी, एक ऐसा नाम जिसने मार्शल आर्ट्स को सिर्फ एक फाइटिंग स्टाइल नहीं बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका बना दिया। तो क्या आप भी ब्रूस ली के फैन हैं? क्या आपको भी उनकी फिल्में देखकर वो एनर्जी महसूस होती है जो लोगों को अंदर से बदल देती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ब्रूस ली की ये अनसुनी कहानी जानने को मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस हर रोज लेकर आते रहते हैं।